वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 19 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो इसका ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है आपका एल्कोहल, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? एल्कोहल, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, ये आपको बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है आपका लकड़ी, सी ऑप्शन है आपका लोहे की छड़ और डी ऑप्शन है आपका गत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पेट्रोल, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश ये उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ए ऑप्शन है आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, बी ऑप्शन है आपका संकटापन्न स्पीसीज, सी ऑप्शन है आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन्न स्पीसीज और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका 2 नर जंतु, बी ऑप्शन है आपका 1 नर व 1 मादा जंतु, सी ऑप्शन है आपका 2 मादा जंतु और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 1 नर व 1 मादा जंतु, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऊष्मा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप रिक्त स्थान होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको लिखना है बहुत कम। दूसरे का यानी कि 7वें का आपको राइट आंसर लिखना है बहुत कम। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, कागज बचाने का अर्थ रिक्त स्थान को बचाना है। तो कागज बचाने का अर्थ पौधों को बचाना है। ठीक है, क्योंकि पौधों से ही क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। तो पौधों को बचाना आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है रिक्त स्थान निषेचन कहलाता है। तो वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक निषेचन प्रश्न क्रमांक 9 में आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत रिक्त स्थान कहलाती है। तो लड़कियों में मासिक चक्र धर्म चक्र की शुरुआत मेनार्चे कहलाती है। क्या कहलाती है? मेनार्चे। ठीक है, मेनार्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
प्रश्न 11वां है आपका, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न 12वां है आपका, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक ये 13वां हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, मरुस्थलीकरण कब होता है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब इनके उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। टीकाकरण, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेट्रोल को काला सोना नहीं कहते हैं, कोयले को काला सोना कहते हैं। तो कोयले को काला हीरा कहते हैं, ना कि काला सोना। तो पेट्रोलियम को ही काला सोना कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का ये उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताना था। तो एक हो जाएगा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, मरुस्थलीकरण कब होता है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्धशुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है, 2 कारणों से हो सकता है ये। तो आपको कारण का भी वर्णन कर देना है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये आपका दे रखा है, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, उनके कंप्लीट आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न 17वां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, एक किसान ने अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वां हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक 18वां है आपका, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती है लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है, आपको कारण बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। एक प्रयोग में 405 केजी ईंधन का पूर्णतः अध्ययन किया गया जिसे इतनी केजी ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको ईंधन का मान ज्ञात करना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वां है आपका, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 20 में। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। तो ये आपके कुछ जंतुओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतुओं को अलग अलग करना है। प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं समझाइए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17वां का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे लग जाते हैं। दूसरा है आपका, अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्मजीव लग जाते हैं, फसल बर्बाद हो सकती है और फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। ऊष्मीय मान आपको निकालना था, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ऊष्मीय मान बराबर कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन का द्रव्यमान। ठीक है, तो कुल उत्पन्न ऊष्मा आपकी दे रखी है, ईंधन का द्रव्यमान दे रखा है, भाग इसको जब आप देंगे तो 444.44 kg प्रति जे प्रति kg, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, ये वाला आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। मुर्गी में निषेचन और मेंढक में निषेचन, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। जरायुज और जो आपके जरायुज और अंड प्रजक जंतुओं को अलग अलग आपको करके लिखना था, तो ये आपकी स्क्रीन पर है। जरायुज में आ जाएंगे आपके गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि, क्योंकि ये जंतु को सीधे शिशु को जन्म देते हैं, तो ये जरायुज जंतु कहलाते हैं। ठीक है, और जो आपके अंड प्रजक जंतु है ये अंडे देते हैं, जैसे कि मेंढक, छिपकली, तितली इत्यादि। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, ये आपको बताना था। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आपके जो प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका। गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए। किस प्रकार से गेहूं की जो सही प्रक्रम होगा फसल उगाने से काटने तक, तो ये आपके अस्त व्यस्त दे रखे हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। मैं आपको इसका आंसर अभी बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 24वां है आपका। निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। आपके कुछ ये दे रखे हैं, यीस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम, तो इनको आपको हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत करना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां। संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है, विस्तार से समझाना है आपको। और प्रश्न क्रमांक 26वां है आपका। पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार से आप गेहूं से को बोने से गेहूं की कटाई तक किस प्रकार से आपको करना है, तो इनमें आपको पॉइंट पॉइंट लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करना है, दूसरा है आपका बुआई करना है, तीसरा सिंचाई, चौथा है आपका खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा है आपका खाद एवं उर्वरक देना, छठा है कटाई और सातवां है गेहूं का भंडारण। तो आपको बस पॉइंट पॉइंट लिखना है, ये वर्णन नहीं करना है आपको, क्योंकि उसमें आपको प्रक्रम दे रखे थे, सही क्रम में आपको जमाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पॉइंट पॉइंट जो है वो लिखना है केवल। ठीक है, अच्छे से जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले पे मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा सिंचाई, चौथा है खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा है खाद एवं उर्वरक देना, छठा है कटाई और सातवां है गेहूं का भंडारण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। इसमें आपको अलग अलग करके लिखना था हितैषी सूक्ष्मजीव और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को। तो देखिए हितैषी सूक्ष्मजीव में कौन कौन से आ जाएंगे, यीस्ट आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस आ जाएगा और राइजोबियम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपके हानिकारक सूक्ष्मजीव है उनमें आपका क्या क्या आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, रोटी की फफूंद आ जाएगी और अन्य परजीवी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको बताना था। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26वां। अंतिम प्रश्न जो है कि पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों हो जाता है, इसका कारण आपको देना था। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण आपके दे रखे हैं। पृथ्वी से स्थित दूर अणुओं का भार कम होता है, अधिक ऊंचाई पर हवा के अणु कम होते हैं, इसलिए उनके बीच औसत दूरी अधिक होती है। तो ये आपके कुछ कारण दे रखे हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का कंप्लीट पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।